आप सभी छात्र छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल होने वाले सोशल साइंस की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं उस सभी क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो मॉडल या क्वेश्चन जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक के द्वारा दिया गया है उसी के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग वो जो आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट नया पॉइंट लगता है तो आप उसे नोट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। तो 1815 ईस्वी में जो वाटरलू का युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस की हार हुई थी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाटरलू के युद्ध में। नेक्स्ट देखते हैं, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो क्रांति से पहले जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 वर्गों में विभक्त था। पहला जो स्तर था उसमें जो राजा थे, जमींदार थे, वे लोग आते थे। द्वितीय स्तर में जो था वो विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों का स्थान था और तृतीय स्तर में जो था वो मजदूरों एवं किसानों का स्थान था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो चर्च के जो विशेष कार्य करते थे उनके समूह को पादरी वर्ग कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। तो फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। और यदि पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी, 1789। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो रूस पर किसका शासन था। तो रूस पर शासन था जार निकोलस द्वितीय का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रूसी संसद का क्या नाम था। तो रूसी संसद का नाम ड्यूमा था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो रूसी क्रांतिकारियों के जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना। ना ऑप्शन नंबर बी है जमीन किसानों को देना। ना ऑप्शन नंबर सी है कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण। ना ऑप्शन नंबर डी है गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो रूसी क्रांतियों के जो मुख्य उद्देश्य वो थे, प्रथम वाला भी ठीक है, प्रथम जो विश्व युद्ध से उसको हटाना। सेकंड वाला भी ठीक है, जमीन किसान को देना। थर्ड वाला भी ठीक है, कारखानों पर मजदूर का नियंत्रण। और फोर्थ वाला भी सही है, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, तो खूनी रविवार के नाम से किसे जाना जाता है। तो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 1 जनवरी 1905। ऑप्शन नंबर 2 दिया है 9 जनवरी 1905। ऑप्शन नंबर 3 दिया है 15 जनवरी 1905। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 20 जनवरी 1905। तो खूनी रविवार जो था वो 9 जनवरी 1905 को जाना जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1905 को ही क्या हुआ था कि जो मजदूरों का एक प्रतिनिधिमंडल था वो लोग रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय के पास मिलने गए थे। वहाँ के राजा जो था वो तो मजदूरों से नहीं मिला, बल्कि उसके सैनिकों के द्वारा उस जो लोग गए थे उन पर गोली चला दिया गया, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण इसी दिन को 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.4% है। वो बनेगा और बोलेगा कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2.2% हो जाएगा, लेकिन कुल क्षेत्रफल का कितना होगा तो 2.4% होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यह आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसका नाम आप लोग बताइएगा। और जनसंख्या के हिसाब से भी आप लोग नाम बता दीजिएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी रेखा है। तो भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट अंश पूर्व देशांतर है। 82 डिग्री 30 मिनट अंश पूर्व देशांतर है जो भारत की मानक यामोत्तर रेखा है।
और बोलेगा कि भारत की जो टाइम है ग्रीनविच टाइम से कितना अधिक है, तो वो 5.5 घंटा अधिक है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ग्रीनविच जो मेन टाइम है उससे भारत की टाइम कितना अधिक है, तो 5.5 घंटा प्लस है। कहाँ से? GMT से, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम से। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती हैं? तो कर्क रेखा जो है वह गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती हैं, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से गुजरती हैं। सबसे पहला हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद हो जाएगा इधर मिजोरम, त्रिपुरा, उधर हो जाएगा आपका जाके झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में स्थित है? तो वो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? यह है 8,848.86 मीटर। 8,848 पॉइंट में पूछेगा तो 0.86 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब भारत में जिस स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम आपको क्वेश्चन में देगा, तो वो आप बोलिएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा हो जाएगा। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो एक स्थलीय भाग ऑप्शन नंबर 1 द्वीप, ऑप्शन नंबर 2 तट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? जो तीनों ओर से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहेंगे, और जो चारों ओर से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बाढ़ वाले मैदानों के नई तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों को, जो नए तथा युवा निक्षेप हैं उसको हम लोग खादर के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? खादर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, खादर। नेक्स्ट देखते हैं, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय को ऑप्शन नंबर 1 कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर 2 में है कन्नड़, ऑप्शन नंबर 3 में है कोंकण, ऑप्शन नंबर 4 नंबर में उत्तरी सरकार। तो इसको हम लोग कोंकण के नाम से जाने जाते हैं। किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो जो ऑप्शन नंबर 1 है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर 2 अंडमान द्वीप, नेक्स्ट 3 नंबर है निकोबार द्वीप, 4th नंबर है उपरोक्त सभी। तो प्रवाल भित्ति से जो द्वीप का नाम निर्माण हुआ उस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? वो लक्षद्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी की है? तो विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी जो है वो अमेजन की है। लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम पूछता है तो वो नील नदी हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक जल ले जाने वाली जो नदी है वह अमेजन है। नेक्स्ट देखते हैं, और सिंधु की बात करें तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है ना। और गंगा की बात करें तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और जो सिंधु नदी और जो गंगा है वो अरब सागर में भी गिर जाती है ना। गंगा अरब सागर में गिरने से पहले जो नाम बोला जाता है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गंगा तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जमुना गंगा की सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब गंगा जमुना का जो मिलन होता है प्रयागराज में, वहीं पर जमुना गंगा से मिल जाती हैं। और गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा जो है वह अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा भारत की विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर, मतलब यहाँ पर है, क्या बोला जाता है उसको? स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? स्टैचू ऑफ यूनिटी और नर्मदा नदी के तट पर ही है। नेक्स्ट है, पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो पालमपुर जो गांव की जनसंख्या है वो 75% जनसंख्या
कृषि के लिए कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट देखते हैं खरीफ फसल की अवधि क्या है। तो खरीफ फसल की अवधि जून से अक्टूबर। खरीफ फसल की अवधि कब से कब तक है, तो जून से अक्टूबर तक खरीफ फसल की अवधि है। खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं, तो जैसे धान हो गया, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसल है। नेक्स्ट देखते हैं हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है, ऑप्शन नंबर 1, खाद्यान्न से, ना तिलहन से, ना दूध उत्पादन से, ना मत्स्य पालन से। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वह खाद्यान्न उत्पादन से है। और यदि बात करेंगे नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य पालन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है, तो एम एन स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो औजार, ना भवन, ना नकद पैसा तथा कच्चा माल, ना मशीन। इसमें हो जाएगा नकद पैसा तथा कच्चा माल। निम्नलिखित में कौन एक गैर कृषि कार्य है। तो खेतों की जुताई करना, ना सिंचाई करना, ना फसल की देखभाल करना, ना खाद एवं बीज की बिक्री करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो खाद एवं बीज की बिक्री करना जो है वो हो जाएगा गैर कृषि कार्य है। कथन क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि जब मानव नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाए तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। क्या यह सही है। ऑप्शन नंबर कथन स्टेटमेंट 2 बोल रहा है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। तो पहला वाला जो बोल रहा है जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब उसे मानव पूंजी निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है ये वाला कथन। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल। हाँ, मानव पूंजी में जो निवेश होता है भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 जो कथन 1 और 2 जो है वो दोनों सही हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन सी सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, न शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, न अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, न इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या की जो अर्थव्यवस्था की जो परिसंपत्ति है वो आपका शिक्षित होना चाहिए और जनसंख्या स्वस्थ होना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था का तभी विकास होना संभव है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। मतलब बेरोजगारी का सही अर्थ क्या होगा। तो जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूर पर लोग काम करते हैं, मतलब मजदूरी कम मिल रहा है, या फिर जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है। मजदूरी दे रहा है लेकिन लोग काम नहीं कर मतलब रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को, या फिर जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य में वेतन नहीं मिलता है। तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर दोनों को दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य में वेतन नहीं मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए ऑप्शन नंबर 1 में है सेतु पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2 है स्कूल ऑटो शिविर, ऑप्शन नंबर 3 में है क एवं ख दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका नाम है सेतु पाठ्यक्रम एवं स्कूल ऑटो शिविर दोनों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क एवं ख दोनों। मौसमी बेरोजगारी सब क्या समझते हैं, मतलब क्या इसका तात्पर्य है। तो जब ऑप्शन नंबर 1 जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, या फिर जब इसके कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, या फिर जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो मौसमी बेरोजगार मतलब मौसम का अनुसार काम मिलना। तो जब किसी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जिसका जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है तो उसे कहा जाएगा मौसमी बेरोजगारी। यदि आवश्यकता से अधिक लोग इसमें काम कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 वाला लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 1 कानून का शासन, ऑप्शन नंबर 2 राजा का शासन, ऑप्शन नंबर 3 लोगों का शासन, ऑप्शन नंबर 3 कुछ विशेष लोगों का शासन। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र का लोगों का शासन, लोकतंत्र जनता के द्वारा
एवं जनता के लिए एक संचालित सरकार है। यह किसका कथन है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोकतंत्र क्या होना चाहिए, जनता का होना चाहिए, जनता के द्वारा होना चाहिए एवं जनता के लिए होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष से चुनावी मुकाबला, यह लोकतंत्र की विशेषता है। एक ही राजनीतिक दल का शासन, यह लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ठीक है। कानून का राज और अधिकारों का आदर, ये ठीक है, कानून का राज होना चाहिए और अधिकारों का आदर होना चाहिए। सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, ये तो बात लोकतंत्र में है। तो ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक ही राजनीतिक दल का शासन। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये सही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, ये भी सही है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चला जाता है, इसमें वंशानुगत नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता जिनका चुनाव करती हैं वही सरकार चलाती हैं, वही शासन करती हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब है कि गलत जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिस वंशानुगत, ये वाला गलत है। लेकिन नेक्स्ट बोल रहा है लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 34 वाला, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? पहला है लोकतंत्र मतभेदों टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र मतभेदों टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, गलत है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान को बढ़ाता है, घटाता नहीं है, यहाँ बोल रहा है नहीं बढ़ाता है, ये गलत है। बढ़ाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इसमें हो। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट किए? तो 1992 में, ना 1994 में, ना 1996 में, ना 1999 में। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में जो सत्ता जो सैनिकों के हाथ में होती हैं, तो उन्होंने तख्तापलट कब किया था? तो 1999 में किया था, 1999 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ था 1994 में, 1994 में। नेक्स्ट देखते हैं, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश की प्रचलित थी? तो रंगभेद की नीति जो थी वो दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी प्रचलित थी। महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, वहाँ से वापस लौटे थे 1915 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या थी 299, 299। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रखता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शासन प्रमुख का अधिकार, ये तो मायने रखता है। ऑप्शन नंबर 2 शासन प्रमुख का नाम, ना विधायिका का अधिकार, ना देश का नाम, इसमें शासन प्रमुख का नाम कोई मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा किया? तो भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान काम पूरा किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। तभी से हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार भी है। संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। उसके बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। यदि फ्रेंड आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, यदि आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और मिलते हैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट में और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।